हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर अपना 24th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो बच्चों, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर क्या देखा था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और उसके पहले अपन ने देखा बंद अर्थव्यवस्था, फिर देखा अपन ने खुली अर्थव्यवस्था। फिर अपन ने देखा कि खुली अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। जब एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार करता है तो अपन उसको कह रहे थे खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से बच्चों अपना आया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर फिर अपने देखा कि जब एक देश कई सारे देशों के साथ व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, तो इसको अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फिर अपने देखा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है, और साथ में देखा था अपन उसका महत्व, और उसके साथ देखा था अपन ने व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, जिसमें अपन ने देखा था कि भुगतान संतुलन एक व्यापक अवधारणा है, जबकि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक भाग है। और उसको अपन ने एक अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा था। अब बच्चों, इस लेसन को अपन आगे बढ़ाते हैं और अब अपन आते हैं विनिमय बाजार, विनिमय दर, अर्थात विदेशी विनिमय बाजार क्या है, विनिमय दर क्या है, विनिमय दर को निर्धारण करने के सिद्धांत कौन कौन से, जिसे अपन मांग और पूर्ति का सिद्धांत देखेंगे, और फिर देखेंगे कि विनिमय दर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अपन देखेंगे विदेशी विनिमय बाजार। तो बच्चों, विदेशी विनिमय बाजार किसे कहते हैं, है ना? बाजार का मतलब क्या होता है? अपन ने बाजार वैश्विक अर्थशास्त्र में बच्चों बहुत बार पढ़ा है। तो बाजार का मतलब होता है जहां पर चीजों का क्रय विक्रय होता है। अब अपना क्या, ये विदेशी विनिमय बाजार है, तो वह बाजार जहां पर मुद्राओं का क्रय विक्रय होता हो, करेंसी का क्रय विक्रय होता है। अब करेंसी का क्रय विक्रय मतलब एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज होती हो, उस बाजार को अपन विनिमय बाजार या विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। आ रहा है समझ में? विदेशी विनिमय बाजार या विनिमय बाजार का मतलब वो बाजार होता है कि ऐसा स्थान या ऐसा बाजार जहां पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज होती हो, अर्थात जहां पर करेंसी का एक्सचेंज होता हो, मुद्रा एक देश की मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा ली जाती हो, मतलब खरीदी जाती हो या बेची जाती हो। तो विदेशी विनिमय बाजार किसको कहते हैं? वह बाजार जहां पर मुद्राओं का क्रय विक्रय यानी मुद्राओं की खरीद और बिक्री होती हो, उसे हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। अब विनिमय बाजार की क्या आवश्यकता है? तो जैसे यदि हमें अमेरिका से कोई वस्तु खरीदनी है तो क्या हम वहां पर रुपये में खरीदेंगे? नहीं। यदि हमें अमेरिका से कोई वस्तु खरीदनी है तो हम उसको डॉलर में खरीदेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डॉलर। और अमेरिका को भारत से कोई वस्तु मंगवानी है, कुछ खरीदारी करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? रुपये। तो अमेरिका चाहेगा कि उसका डॉलर किससे बदले? रुपये में, और भारत चाहेगा कि उसका रुपया डॉलर में बदले, तभी हम दोनों देश आपस में व्यापार कर सकते हैं। तो इसके लिए होता है विदेशी विनिमय बाजार, जहां पर एक देश अन्य देशों के साथ मुद्राओं का एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया विदेशी विनिमय बाजार। अब हम बात करेंगे विनिमय दर की, है ना? तो विदेशी विनिमय बाजार में मुद्राओं का विनिमय तो हो रहा है, लेकिन किस दर पर या किस रेट पर, यानी जिस दर के ऊपर मुद्राओं का एक्सचेंज होता है उस दर को अपन कहते हैं विनिमय दर। अर्थात भारत के कितने रुपए के बदले में अपन को $1 मिलेगा, या कितने डॉलर के बदले में अपन को कितने रुपए मिलेंगे। तो मुद्रा का एक्सचेंज जिस रेट पर होता है, जिस दर पे होता है बच्चों, उसे कहते हैं अपन विनिमय दर। तो अपन उसको सीधे साधे यही कहेंगे कि जिस दर के ऊपर मुद्राओं का एक्सचेंज होता हो, मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है, उसे ही अपन विनिमय दर कहते हैं। और इसे अपन इस तरह भी समझ सकते हैं कि अपन कि एक US डॉलर बराबर होता है अप्रोक्स 60 रुपीज। ठीक है, अपन जब विनिमय दर की बात करें बच्चों, तो जैसे कि $1 बराबर कितना हो गया? 60 रुपये। तो $1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/60 तो ये होता है विनिमय दर, यानी जिस दर के ऊपर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ ट्रांसफर या एक्सचेंज होती हो, उसको बच्चों अपन कहते हैं विनिमय दर। अब विनिमय दर के बाद आते हैं विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत। तो बच्चों, विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत है एक तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, भुगतान शेष सिद्धांत, टकसाल दर समता सिद्धांत। 4 सिद्धांत है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, भुगतान शेष सिद्धांत और टकसाल दर समता सिद्धांत। तो आपको चारों के नाम याद होने चाहिए। अब हम इसके अंदर आपकी बुक के अंदर दे रखा है मांग और पूर्ति का सिद्धांत, विदेशी विनिमय दर निर्धारण का मांग और पूर्ति का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम किसकी मांग कर रहे हैं? विदेशी मुद्रा की मांग। और किसकी पूर्ति की बात कर रहे हैं? विदेशी पूर्ति की। तो अपन देखते हैं किस प्रकार विदेशी मुद्रा
की मांग और उसकी दर किस प्रकार एक दूसरे से प्रभावित होती है। तो बच्चों अभी हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा की मांग। तो जो विदेशी मुद्रा की मांग का जो वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ती है, कौन सी काय की विनिमय, विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी मांग वैसे वैसे कम होती है। तो दोनों में अपोजिट संबंध होता है। इसलिए जो इसका ढाल होता है मांग वक्र वो कैसा होता है, गिरता हुआ ढाल होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। तो इस चीज को आप एक बार और समझिए कि जब हमको मांग और पूर्ति का सिद्धांत, काय क्या अपन मांग और पूर्ति का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, विदेशी विनिमय दर निर्धारण का सिद्धांत। तो विनिमय दर निर्धारण के मांग और पूर्ति सिद्धांत में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, विदेशी मुद्रा की मांग उसके विनिमय दर के साथ कैसे चेंज होती है। तो बच्चों जैसे जैसे विनिमय दर की रेट बढ़ती जाती है तो उसकी मांग कम होती जाती है, अर्थात दोनों में उल्टा संबंध होता है। इसलिए विदेशी मुद्रा का जो मांग वक्र वो कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो हम इसको यहाँ पर चित्र से देखेंगे। हमने ये ओ ले लिया, ये एक्स अक्ष ले लिया, ये वाई अक्ष ले लिया। एक्स अक्ष पे अपने ले लिया मुद्रा की मांग, कौन सी मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की मांग, और वाई अक्ष पे ले लिया अपने विनिमय दर, रेट ले ली। तो अपन देखते हैं कि जैसे जैसे रेट बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है। तो जो हमारा डीडी मुद्रा का जो मांग वक्र है वो बच्चों गिरता हुआ आ गया। तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ती है मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की मांग कम होती जाती है। आ गया समझ में? तो विदेश विनिमय दर बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। आ गया समझ में? अब हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय दर के साथ उसकी मुद्रा की पूर्ति कैसे चेंज होती है। तो बच्चों जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ेगी विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ेगी, अर्थात दोनों का सीधा संबंध है और इसका जो ढाल होता है वो धनात्मक होता है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे ये अपन ले लो, जीरो ले लो या एक्स ले लो और यहाँ पर वाई ले लो, और देखते जाइए आप कि जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ रही है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ रही है। तो इसका ढाल धनात्मक होता है, अर्थात विनिमय दर के बढ़ने पर हमारी विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। अब ऐसा कैसे? तो देखिए विदेशी मुद्रा की अपन को मांग क्यों है, हमें अमेरिका डॉलर क्यों चाहिए? जब हमको अमेरिका से कोई सामान लेना है, अर्थात जब हमको आयात करना है, तो यदि हमारे आयात बढ़ाने हैं हमें तो हमारी क्या होगी, मांग बढ़ेगी, है ना। तो जब विनिमय दर कम हो जाएगी तो हमारी मांग बढ़ जाएगी, और जब विनिमय दर ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, आयात कम कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए आयात महंगे हो जाएंगे। जितना विनिमय दर बढ़ेगी तो हमारे लिए आयात महंगे हो जाएंगे, तो अपने आप ही उसकी मांग, विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे विदेशी विनिमय दर बढ़ जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगी, विदेशी मुद्रा हमारे लिए महंगी हो जाएगी तो हमारे आयात महंगे हो जाएंगे और विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। तो ऐसे के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ती गई तो विदेशी मुद्रा की मांग कम होती गई। इसलिए हमेशा ही विदेशी मुद्रा का जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ही होता है, ठीक है। और हमें विदेशी मुद्रा क्यों चाहिए, उसकी मांग क्यों होती है, आयात करने के लिए। जस्ट इसका उल्टा, जब हम किसी चीज को अपना कोई सामान बेचते हैं, किसी देश को अपना कोई सामान बेच रहे हैं, अर्थात क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो जब हम निर्यात करते हैं तो हमको बदले में विदेशी मुद्रा मिलती है, यानी पूर्ति होती है। तो जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ेगी हमारी पूर्ति भी बढ़ेगी। काय की पूर्ति, विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। तो जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ती गई तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ती गई, अर्थात दोनों में धनात्मक संबंध है। तो ऐसे में निर्यात, क्योंकि निर्यात जितना बढ़ेगा इतना हमारे लिए फायदा होता है, तो विनिमय दर जितनी ज्यादा होगी तो हम निर्यात के लिए प्रोत्साहित होंगे और हम अधिक से अधिक निर्यात करेंगे, जिससे हमारी पूर्ति भी बढ़ती जाएगी। काय की पूर्ति बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा की। आया समझ में? तो ये तो हो गया मांग पूर्ति का सिद्धांत। काय का, विनिमय दर निर्धारण के अंदर अपन ने देखा कि मांग कैसे चेंज हो रही है और पूर्ति कैसे चेंज हो रही है। अब हम देखते हैं कि विनिमय दर का निर्धारण किस जगह पे होता है। तो जैसे हमने देखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में देखा था कि बाजार कीमत कहाँ पर निर्धारित होती है, जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, वहां पर हमारी बाजार कीमत निर्धारित हो रही थी। तो जब हम यहाँ पर हम कौन से बाजार की बात कर रहे हैं, विदेशी विनिमय बाजार की बात कर रहे हैं। तो बच्चों विदेशी विनिमय बाजार में हमारी विनिमय दर कहाँ पर निर्धारित होगी, जहां पर हमारी विदेशी मुद्रा की मांग विदेशी मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाए। तो इसको हम इस तरह समझेंगे, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर हमने डी और एस दोनों ले लिए, है ना, विदेशी मुद्रा की मांग
और विदेशी मुद्रा की पूर्ति ले लिया, और यहाँ पर अपन ने ले लिया विनिमय दर। तो अपन ने देखा कि ये तो हमारा मांग वक्र था और ये हमारा पूर्ति वक्र था, और दोनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वहां पर आर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो गया। समझ लो कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ पे हुआ, $1 बराबर 68 रुपये पर। आगे समझ में, यानी जब $1 की कीमत 68 रुपये है उस वक्त हमारी विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर है, और यहाँ पर हमारा साम्य स्थापित हो गया। अब समझ लो किसी वजह से विनिमय दर का रेट कम हो गया, विनिमय दर कम हो गई, अर्थात $1 बराबर अपना कितना हो गया, 60 रुपया हो गया। तो आप देखिए तब हमारा क्या बढ़ गया है, मांग बढ़ गई है ना। जैसे विनिमय दर कम हुई तो हमारा ग्राफ क्या हो गया, मांग बढ़ गई। तो ऐसा होने पर पुनः क्या होगा, जब विनिमय दर तो वापस क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे मांग कम हो जाएगी और सामने वापस ई बिंदु पर आ जाएगा। समझ में आया, अर्थात जैसे विनिमय दर कम हुई तो मांग बढ़ गई, ऐसा होने पर पुनः विनिमय दर कम होगी, विनिमय दर बढ़ेगी और वापस मांग कम होकर के वापस साम्य कहाँ पर स्थापित होगा, ए बिंदु पर। इसी प्रकार सपोज उल्टी स्थिति है कि हमारी विनिमय दर बढ़ करके $1 बराबर 75 रुपया हो गया, यानी विनिमय दर बढ़ गई, तो हम देख रहे हैं कि हमारी पूर्ति बढ़ गई, यानी विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई। ऐसा होने पर वापस विनिमय दर कम होगी और मुद्रा की पूर्ति होकर ई पर साम्य आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया कि विदेशी मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की पूर्ति दोनों जहां पर इक्वल है वहीं पर विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है। और हमको वापस से इसको देख लीजिए कि जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ती है विदेशी मुद्रा की मांग कम होती है, दोनों में विपरीत संबंध होता है, इसलिए ग्राफ ऋणात्मक ढाल का गिरता हुआ होता है। दूसरा, जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ती है, दोनों में सीधा संबंध होता है, इसीलिए ग्राफ भी सीधा होता है। और दोनों ग्राफ जहां पर मिलते हैं, अर्थात जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग विदेशी मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाती है वहीं पर विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। तो बच्चों ये पूरा हो गया आपके विनिमय दर निर्धारण का मांग और पूर्ति का सिद्धांत। तो बच्चों ये अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आता है तो 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा बताना होगा कि पहले विनिमय दर किसे कहते हैं। विनिमय दर जिस दर के ऊपर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज होती हो, है ना, बदली जाती हो, उसे ही अपन विनिमय दर कहते हैं। फिर अपन देखेंगे विनिमय दर के 4 सिद्धांत, और फिर हम देखेंगे कि मांग के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है और फिर पूर्ति के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है। और फिर हमने देखा कि जहां मांग और पूर्ति वक्र जहां पर मिल गए वहीं पर विनिमय दर का निर्धारण हो गया। अब हम आते हैं विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक, कि क्यों विनिमय दर कम या अधिक होती है, इसको विनिमय दर को हमारे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मेरे 6 कारकों की बात करिए, आयात निर्यात, पूंजी निवेश, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, बैंक दर, सट्टेबाजी और मुद्रास्फीति व अविस्फीति। अब हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले आयात निर्यात। तो बच्चों आयात और निर्यात पर डिपेंड करता है कि हमारी विनिमय दर और मुद्रा की मांग और पूर्ति का किस प्रकार संबंध होगा, जो कि हमने यहाँ पर भी एक बार बात करी थी कि जब आयात अधिक होंगे तो क्या होगा, मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी और ऐसे के अंदर क्या विनिमय दर बढ़ जाएगी। तो विनिमय दर बढ़ेगी, क्योंकि मुद्रा की मांग बढ़ रही है, तो वापस से क्या हो जाएगा, मुद्रा की मांग कम होगी संतुलन स्थापित करने के लिए। तो हमारे देश में आयात अधिक हो रहा है या निर्यात अधिक हो रहा है, उस पर मुद्रा का मूल्य डिपेंड करेगा। जब हम आयात अधिक करेंगे तो विदेशी मुद्रा का मूल्य हमारे लिए बढ़ जाएगा, और जब हमारा निर्यात अधिक होगा तब हमारे विदेशी मुद्रा का मूल्य कम होगा, क्योंकि उसकी पूर्ति अधिक हो जाएगी। तो मांग बढ़ने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है और पूर्ति बढ़ने पर उसका मूल्य कम होता है। तो वापस से संतुलन लाने के लिए मांग को कम किया जाता है, मांग को बढ़ाया जाता है और पूर्ति को कम किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आयात और निर्यात भी हमारे विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है पूंजी निवेश। जितना अधिक हमारे व्यापारी हमारे बिजनेस में जितना अधिक पूंजी निवेश करेंगे उतना ही हमें विदेशी मुद्रा की अधिक आवश्यकता होगी। तो बच्चों पूंजी निवेश के साथ साथ विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती जाती है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ये भी सीधा संबंध हो गया कि जितना अधिक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होगा तो उतना अधिक मुद्रा की आवश्यकता होगी, तो विदेशी मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी, अर्थात उसका मूल्य बढ़ जाएगा। चौथी बात हो गई बैंक दर। अब बच्चों बैंक दर बढ़ती है ना, ऐसे के अंदर विदेशी लोग अपना पैसा हमारे घरेलू देश के अंदर देते हैं, अर्थात बैंक दर बढ़ना हमारे लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाता है, ब्याज दर बढ़ जाती है, तो विदेशी लोग
हमारी तरफ आकर्षित होते हैं और अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी बैंकों में। तो इससे जब बैंक दर बढ़ती है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। इसके बाद होती है सट्टेबाजी। बच्चों, यदि भविष्य के अंदर क्या है, यदि आशा ये है कि हमारे आयात बढ़ेंगे या हमको ये आशा है कि निर्यात बढ़ेंगे, तो इस पे डिपेंड करता है कि मुद्रा, विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा या घटेगा। इसी प्रकार होता है मुद्रास्फीति व अविस्फीति। तो मुद्रास्फीति और अविस्फीति दोनों के अंदर विपरीत संबंध होता है और दोनों ही दशाओं के अंदर हमारे विनिमय दर प्रभावित होती है। तो बच्चों, ये अपन ने देखा कि विनिमय दर को ये अनेक कारक प्रभावित करते हैं। कौन से विनिमय दर? जिस दर के ऊपर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज होती है, वो विनिमय दर को हमारा आयात निर्यात प्रभावित करते हैं, पूंजी निवेश प्रभावित करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय प्रभावित करता है, बैंक दर प्रभावित करती है, सट्टेबाजी प्रभावित करती है और मुद्रास्फीति और अविस्फीति भी प्रभावित करती है। तो बच्चों, आज हमने जो 24th चैप्टर का जो हमने अपना कौन सा पार्ट पढ़ा, अपन ने सेकेंड पार्ट पढ़ा, और इस सेकेंड पार्ट के अंदर अपन ने देखा विदेशी विनिमय बाजार, विनिमय दर, विनिमय निर्धारण दर के ये सारे सिद्धांत, जिसमें अपन ने देखा था मांग और पूर्ति का सिद्धांत जो आपके सिलेबस में दे रखा है, उसको अच्छे से बड़ा विस्तृत रूप से पढ़ लिया, दोनों का चित्र बनाया, दोनों का संकेतों के द्वारा समझा, और फिर अपन ने देखा कि जहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग विदेशी मुद्रा की पूर्ति के बराबर होती है, वहीं पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। और फिर अपन ने देखा कि विनिमय दर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था वो यही समाप्त होता है। और अब इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको विनिमय दर और विनिमय दर के निर्धारण अच्छे से समझ में आ जाए। तो 24 चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और नोट्स जो मैंने नोट्स अपलोड करती हूँ उससे आप अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको लेसन अच्छे समझ में आए। अब हम वापस से मिलते हैं हमारे 24th चैप्टर की थर्ड वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।